से दूर, खबरों से भरपूर। राहुल राहुल गांधी जितने सादे और भोले हैं, राजनीति में इतने सादे और भोले लोगों की जरूरत नहीं है। अभी बीएसएनएल बंद हो रहा है, 88,000 जो उसमें लोग नौकरी में हैं वो हटाए जा रहे हैं। उस 88,000 में 83,000 हिंदू समाज के हमारे भाई हैं, 2900 2,900 मुस्लिम समाज के भाई हैं, 1,400 सिख समाज के भाई हैं और 700 पारसी जैन बौद्ध जो और मिला के होते हैं वो। तो 88,000 में 83,000 बेरोजगार कौन हो रहा है? हिंदू समाज के हमारे भाई। तो जाहिर है कि मुल्क बड़ा है, उनकी आबादी 80% है, किसी चीज में मुल्क को नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा हिंदू समाज को होगा। लेकिन मोदी जी और उनके लोग हिंदू समाज को धोखा देने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ये जाहिर करते हैं कि हम मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये महाभारत से बड़ी लड़ाई है जो हम 21 दिन में मेरी क़यादत में ये लड़ाई जीतेंगे। इस वाहवाही के लिए मोदी जी ने सारे मुल्क में कोरोना की बीमारी फैलाई है और मैं इस पर बिल्कुल संजीदा हूं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारत सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री, कांग्रेस पार्टी के पूर्व जनरल सेक्रेटरी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सीनियर प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद साहब। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। जी, बहुत शुक्रिया। सर, आपको कांग्रेस पार्टी ने काफी कुछ दिया, जनरल सेक्रेटरी बनाया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, उसके साथ ही भारत सरकार में आप गृह मंत्रालय जैसे अहम पोर्टफोलियो पर काबिज रहे, लंबे समय तक आपने अपनी खिदमत अंजाम दी। फिर क्या वजह रही कि कांग्रेस पार्टी आपको कुछ दिनों के लिए छोड़नी पड़ी? नहीं, देखिए, टेक्निकली मैं कांग्रेस से अलग नहीं था। वहां जब 2019 में टिकट का बंटवारा हुआ तो वहां कांग्रेस के लोगों में एक नाराजगी हुई, क्योंकि ऐसी पार्टी और ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया था जिनका वहां कोई बहुत पहचान नहीं थी। तो वहां के मुकामी कांग्रेस के लोगों का दबाव था कि मैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि पहले मैं ही नुमाइंदगी करता था। तो मैंने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और लगभग 99% कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने मेरा साथ दिया। और आप देखेंगे इसी वजह से कि पूरे हिंदुस्तान में एक सुमन लता जी, जिनको बीजेपी की भी हिमायत थी और कांग्रेस के लोगों की भी अंदर से हिमायत थी, कर्नाटक में अमरीश जी जो फिल्म के हीरो भी थे, हमारे साथ मिनिस्टर भी थे, एमपी भी थे, उनकी अहलिया की सीट भी इसी तरह चली गई थी सुमन लता जी की अलायंस में। तो उन्होंने भी लड़ा था आजाद उम्मीदवार की हैसियत से और बीजेपी ने भी उनको हिमायत एक्सटेंड कर दी थी, जिसकी वजह से वो जीत गई। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार के हैसियत से पर्चा भरा था। लेकिन उसके बाद आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ने वाले लोगों में पूरे हिंदुस्तान में मुझको सबसे ज्यादा वोट आया। उसकी वजह यह थी कि मुकामी कांग्रेस के लगभग 99% लोग मेरा साथ दे रहे थे और निलंबन, जिसको आप उर्दू में कहते हैं मुअत्तल करना और बर्खास्त करना, तो बर्खास्त नहीं था मैं मुअत्तल था। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मुअत्तली मेरी वापस कर दी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। राहुल जी के मशवरे से ये हुआ। और जाहिर है कि अगर आपने कोई ऐसी बात की है जो पार्टी की पॉलिसीज के खिलाफ है, पार्टी के एक तरह से जो लीडरशिप के खिलाफ है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे इलेक्शन के बीच में भी मैं राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करता रहा कि उन्होंने आखिर वक्त तक मेरे टिकट की कोशिश की। एक दिन सच्चाई ये है कि एक दिन जो यहाँ गठबंधन था, अलायंस था, उसका अनाउंसमेंट उन्होंने रुकवा दिया मेरी टिकट की कोशिश में। लेकिन उनको ये कहा गया कि अगर एक सीट पे हम तब्दीली करेंगे तो 40 सीट पर अलायंस हमारा बिहार में टूट जाएगा। इस वजह से सियासी मजबूरी के तहत उनको खामोश रहना पड़ा और इसीलिए मैंने हर मीटिंग में अपने इलेक्शन के उनका शुक्रिया अदा किया। कभी इस 1.5 साल में, बल्कि मैंने जो नॉमिनेशन की मेरी मीटिंग का वो क्लिप भी मेरे पास है, जिसमें मैंने नॉमिनेशन की मीटिंग में कहा खुल के कि ना सोनिया गांधी जी, न डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और न राहुल गांधी जी के खिलाफ कभी एक लफ्ज बोला है और कभी एक लफ्ज बोलूंगा। मैंने
मैं 2 बार, इस 1 साल का लगभग वक्फा हुआ जब मैं मुअत्तल था, इसमें 2 बार मुझे घर के लोगों की बीमारी की वजह कर 1-1 महीने से ज्यादा वक्त के लिए मुल्क से बाहर कनाडा जाना पड़ा और 5-6 महीना मुल्क में लॉकडाउन रहा। उसके बाद भी मैंने सीएए और एनआरसी के इस पर 41 मीटिंग्स की। शुरू किया मैंने 24 दिसंबर को शाहीन बाग से, फिर 3 जनवरी को मैंने जामा मिलिया इस्लामिया में खिताब किया और उसके बाद से 39 मीटिंग्स मैंने बिहार के अलग अलग इजला में किया। मेरे साथ एक एमएलए जिन्होंने उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने मेरा खुलकर साथ दिया था, भावना झा जी, मुझसे 8 दिन पहले 18 अगस्त को उनकी मुअत्तली खत्म की गई और 25 अगस्त को मेरी मुअत्तली खत्म की गई। मैंने पहले भी कहा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। सर, बिहार के इलेक्शन से पहले आपकी बड़ी वापसी हुई है, किस तरह देखते हैं आप? क्या कोई संदेश देने की कोशिश की गई आपके अलायंस के लोगों को या विपक्ष के लोगों को? नहीं, मैं कांग्रेस में ही था लगातार। 3 जनरेशन से मैं कांग्रेस में हूं। मेरे दादा 1937 में कांग्रेस के एमएलए हुआ। मेरे वालिद 5 बार कांग्रेस के एमएलए हुए, बिहार के डिप्टी स्पीकर हुए, चीफ व्हिप हुए। मेरा 5 टर्म हो गया, 3 बार विधायक, बिहार में मिनिस्टर, 2 बार एमपी, दिल्ली में मिनिस्टर, दिल्ली में पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी ये होता है। तो नेचुरल जाहिर है कि लोग उम्मीद करते हैं इतने दिन काम करने की वजह कर कुछ ना कुछ लोग आपसे जुड़ जाते हैं और फिर आपके साथ वो अगर जाती तौर पे उनका ताल्लुक हो गया तो आपकी हर बात को वो फॉलो करते हैं। तो जाहिर है कि मेरे आने से जिन लोगों ने, ये बात सही है कि हिंदुस्तान भर में आजाद उम्मीदवार लड़ने वालों में जिसको सबसे ज्यादा वोट आता है तो उसकी एक थोड़ी सी पहचान बनती है। और लोगों को ताज्जुब था कि जो पिछला लोकसभा का चुनाव था वो था 2 हिस्से में बटा हुआ था, मोदी हटाओ और मोदी बचाओ। और मोदी हटाओ और मोदी बचाओ के बीच से मुझको इतना वोट मिला। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैं पिछले 10 साल से एमपी एमएलए नहीं था, तब मुझको इतना वोट मिला। मैं 2009 में मिनिस्टर भी था, कांग्रेस के टिकट पे लड़ा भी था, सिटिंग एमपी था, तब मुझको 1,11,000 वोट मिले थे। ये बात सही है कि आबादी कुछ बढ़ गई है, लेकिन इस इलेक्शन में मैं 10 सालों से किसी ओहदे पे नहीं था, लेकिन मेरे ताल्लुकात लोगों से बने हुए थे, जिसकी वजह से पिछले चुनाव से मुझको आजाद उम्मीदवार की हैसियत से 20,000 यानी 1,31,000 से ज्यादा वोट मिले। आप यूपी चले जाइए, बड़े बड़े लीडर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट पे लड़े हैं, किसी को 50,000 वोट है, किसी को 55,000 वोट है। बिहार में भी इससे पहले जो चुनाव हुए हैं तो यकीनी लोग जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सब को साथ लेके हम कांग्रेस को और कैसे मजबूत करें, कांग्रेस की नहीं, क्योंकि हम मानते हैं इन प्रिंसिपल कि कांग्रेस की पॉलिसी जो है सबको साथ लेके चलने का, थोड़ा लेफ्ट टू सेंटर, गरीबों के लिए तरक्की की बात करने का। पीएसयू जो हमारे आज मोदी जी बेच रहे हैं, सारे पीएसयू, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे ट्रेनें बेचने का मामला हो, चाहे एलआईसी बेचने का मामला हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट का मैं मिनिस्टर था बीएसएनएल बेचने का मामला हो, तो सारी चीजें जो सरकार की थी, सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी और लोग मुल्क का काम भी होता था। अब देखिए कैसे हिंदू मुस्लिम में तफरीक करते हैं। मैं बताता हूँ, अभी एयर इंडिया बंद होने वाला है। एयर इंडिया में 1,20,000 एम्प्लॉयज हैं, काम करने वाले लोग, उसमें से 1,08,000 हिंदू समाज के लोग हैं। एयर इंडिया बंद होगा तो 1,08,000 हिंदू समाज के लोग बेरोजगार होंगे। हम लोग जो बाकी लोग हैं वो 12,000 के आसपास हैं। तो सबसे ज्यादा एयर इंडिया बंद होने में किसको नुकसान होगा? हमारे मुल्क के हिंदू समाज के लोगों को होगा। लेकिन उनको बेवकूफ, उनकी नजर उस तरफ नहीं जाए, उससे भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का तजाद फैलाते हैं। यही अंग्रेज किया करते थे। लेकिन मैं कह रहा था कल एक मीटिंग में यहाँ कि अंग्रेज हमको आपस में लड़ाते थे तो अंग्रेजों की शक्ल हमसे अलग थी। हिंदुस्तान के लोग पहचान जाते थे इसकी शक्ल अलग है, ये हमारा दुश्मन है। लेकिन आजकल जो ये भाजपा वाले, आरएसएस वाले हैं,
इनको वो शक्ल से भी पहचानना मुश्किल है। ये हमारी ही आपकी तरह की शक्ल वाले लोग हैं। सर इतने सारे मुद्दे हैं, आपने बताया एक नहीं लाखों मुद्दे हैं जिसको सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है? सड़क पे मूवमेंट क्यों नहीं चला रहे हैं? देखिए, एक तो सड़क पे कोरोना का बहाना बना के सरकार ने कुछ किया है। ये बात भी सही है कि कोरोना में उनकी लापरवाही और मोदी जी जाती तौर पे, मोदी जी इस मुल्क में कोरोना इतने बड़े पैमाने पर जो फैला है उसके लिए जिम्मेदार है। हमको अफसोस लगता है कि पाकिस्तान से इलाज कराने लोग हिंदुस्तान आते हैं, बांग्लादेश से इलाज कराने लोग हिंदुस्तान आते हैं, नेपाल से इलाज कराने लोग हिंदुस्तान आते हैं, भूटान से इलाज कराने लोग हिंदुस्तान आते हैं। यानी हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटीज है, यही नहीं सर, खाड़ी के देशों से भी बड़ी आबादी खाड़ी के देशों से भी आती है। हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना अच्छा है, इतना मजबूत है, जो पिछले 70 सालों में हमने खड़ा किया है कि हमारे सारे पड़ोसी देश बहुत सी स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए भी हिंदुस्तान पर डिपेंड करते हैं। लेकिन कोरोना और कोविड के मामले में, नए केसेस के मामले में भी और 24 घंटे में मरने वालों के आंकड़े के हिसाब से भी हम अपने सभी पड़ोसी मुल्कों से पीछे हैं। इसलिए कि मोदी जी ने लॉकडाउन करने में देर किया। वो नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को कहा कि कोरोना का तूफान आने वाला है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और 13 मार्च को हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं बयान जारी करके कि राहुल गांधी इस मुल्क के लोगों को डरा रहे हैं, कहीं कोई खतरा नहीं है, कोई पैंडेमिक नहीं है। अब 22 मार्च को प्रधानमंत्री जनता कर्फ्यू करते हैं और उसके बाद मुल्क के बंद होने का सिलसिला शुरू होता है। तो जो अपोजिशन लीडर आपको सही मशवरा देता है उसको डिमीन करने की, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और लोगों को परेशानी में डालते हैं। सबसे बड़ी जो गड़बड़ी 2-3 हुई है कोरोना में, इस समय मुल्क के लोगों को भी समझना चाहिए कि लॉकडाउन से पहले हर मुल्क ने, जिसने भी लॉकडाउन किया, बहुत से मुल्कों ने नहीं किया, बहुत से मुल्कों ने किया, तो जिसने भी लॉकडाउन किया उसने वक्त दिया लोगों को कि आप 10 दिन का वक्त दे रहे हैं, 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। सिंगापुर जैसे छोटे मुल्क ने 4 दिनों का टाइम दिया कि हम फला डेट से लॉकडाउन करेंगे, आप अपनी अपनी जगह पकड़ लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, अपनी अपनी जगह चले जाइए। हड़बड़ी में उन्होंने बंद किया और बंद करने का एक साजिश के अंदर साजिश एक तरह से थी। एक तो उन्होंने देर से बंद किया, वक्त नहीं दिया लोगों को, और देर से एकाएक बंद इसलिए किया कि जो मजदूर हैं वो नहीं आ सके, अपने घर नहीं लौट सके, वही रहें अपनी अपनी जगह पर, जो खासकर बड़े शहरों में है, जो बड़े पूंजीपतियों का काम करते हैं और मजबूर होकर के कम तनख्वाह में, कम उजरत में उनको काम करना पड़ेगा। और जानते हैं क्या किया बीजेपी की सरकार ने? एक तो घर आने से लोगों को रोका, सड़कों पे आप देख रहे हैं क्या हंगामा और कयामत बढ़ता था जब लोग, गरीब लोग लौट के शहरों से, मजदूर हो या लोअर मिडिल क्लास के लोग हो जो मजबूरी में आमदनी बंद होने की वजह से अपने घरों को लौट रहे थे, उनके साथ बिहार ही में नहीं पूरे मुल्क में क्या तूफान बदतमीजी हुई, हमने सबने देखा हिंदुस्तान की सड़कों पे। उसके अलावा बीजेपी की सरकारों ने क्या किया कि मजदूरों को वहीं रहने पर हम मजबूर कर दें। मजदूर कुछ तो कुछ चले ही आएंगे, लेकिन जो वहां रह जाएंगे उनसे काम लेना है। तो काम का जो औकात है कि 8 घंटे काम करना है एक मजदूर को, उसको बीजेपी की यूपी सरकार ने, बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार ने, बीजेपी की और सरकारों ने वो कानून अमेंड कर दिया। वो 8 घंटे के बदले उससे 12 घंटे के मजदूर कम हो जाएंगे। तो इन्हीं मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा करके हम ये करेंगे। 2 और बेसिक गलती हुई है। एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो सूबाई हुकूमत के अंडर में आती। जितने ब्लॉक के डॉक्टर्स हैं, जितने जिला के डॉक्टर्स हैं, जितने सिविल सर्जन्स हैं, तो जितना बड़ा हॉस्पिटल है, 1-2 भारत सरकार का हॉस्पिटल है, बाकी सारे के सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो हुकूमत बिहार के हैं या दूसरी जगहों पे सूबाई हुकूमत के हैं।
तो डॉक्टर इनके कंट्रोल में है। अब वो कंट्रोल ले लिया मोदी जी ने अपनी वाहवाही के लिए कि हम अपने, अब इसको मालूम ही नहीं है यहाँ कि सेंटर का क्या गाइडलाइन है और करना क्या है स्टेट के डॉक्टर्स को, और जो स्टेट का और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है उसको क्या करना है। टोटल कंफ्यूजन हुआ। एक दूसरी और गड़बड़ी, लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करती है पुलिस, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये है सूबाई हुकूमत के अंदर में हर जगह। मोदी जी ने वाहवाही के लालच में उसको अपने अंडर में ले लिया। किसी पुलिस वाले को मालूम नहीं है, जो आप सड़कों पे देख रहे हैं कि लोगों पर पिटाई हो रही है, लोगों को रोका जा रहा है, लोगों के लाठीचार्ज हो रही है, कान पकड़ के उठक बैठक कराया जा रहा है पुलिस के जरिए लोगों का। ये सिर्फ मोदी जी ने, उनको अंदाजा नहीं था, अपने जुमलेबाजी पर यकीन करते हैं वो। उन्होंने कह दिया कि महाभारत की बड़ी लड़ाई थी, हम 18 दिन में जीते थे, ये महाभारत से बड़ी लड़ाई है जो हम 21 दिन में मेरी क़यादत में ये लड़ाई जीतेंगे। इस वाहवाही के लिए मोदी जी ने सारे मुल्क में कोरोना की बीमारी फैलाई है, और मैं इस पर बिल्कुल संजीदा हूँ। कोई सियासी मुखालफत से मैं नहीं कह रहा, लेकिन सर इन तमाम बातों के बावजूद तो नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार। इन तमाम बातों के बावजूद अवाम को आप लोग अपनी बात क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? अवाम में जो प्रॉब्लम्स हैं क्यों नहीं समझ पा रही है, फिर भी बीजेपी की सरकारें बनती जा रही हैं? देखिए, उसमें एक वजह है। वजह ये है, और बड़ी वजह आप लोग हैं। आप मतलब सोशल मीडिया नहीं, आप मतलब जो रेगुलर मीडिया है। देखिए, ये फर्क समझना चाहिए। जो मीडिया, स्पेशली जो टेलीविजन चैनल्स हैं, उनके जो मालिकान हैं वो बिजनेस करते हैं। जो जर्नलिस्ट अभी भी 2-1% जिन चैनलों की बागडोर जर्नलिस्ट के हाथ में है, वो थोड़ा ईमानदार। बाकी जो टीवी चैनलों के मालिकान है वो बिजनेसमैन, उनको इनकम टैक्स का डर दिखा के, उनको ईडी का डर दिखा के, उनको सीबीआई का डर दिखा के, उनको या तो लालच दिया जा रहा है, पहले लालच दो, और नहीं लालच से होता है तो उनको ब्लैकमेल करो, उनको तंग करो, उनको टॉर्चर करो। तो वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं कि जो सरकार दिखाती है वो दिखाते हैं, वो आप दिखाते रहिए। अपने जो उनके मैनेजमेंट के लोग हैं टीवी चैनल्स में, और टीवी चैनल्स, एक बात सही है कि आजकल एजेंडा सेट कर रहा है बहुत आसानी से। अखबार पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, एक बार अखबार पढ़ लीजिए, सारा अखबार पढ़ना, वो सामने ही दिन भर एक खबर दिखाई जा रहे हैं। तो न बेरोजगारी पर ये टीवी चैनल वाले दिखला रहे हैं, ना कोविड पे दिखला रहे हैं, ना चीन हमारे यहाँ 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठ गया। चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर, चेन्नई का जो साइज है वो 400 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो मुंबई का साइज है बॉम्बे का वो 600 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी चीन जो है वो हमारे मुल्क में अभी अप्रैल के बाद से चेन्नई और मुंबई दोनों मिला के जितना बड़ा एरिया है वो कब्जा करके बैठ गया है। हमारे टीवी चैनल्स वो नहीं दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी 56 इंची छाती का इमेज बचाने के लिए कह दिया कि न कोई आया था न कोई आया है। अब चीन हर बातचीत में दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे वही बयान प्रधानमंत्री का हमारे दिखलाता है कि जब भारत का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, भारत के वजीर आजम कह रहे हैं कि कोई आया ही नहीं, तो हम पर जो इल्जाम लगाते हैं कि वापस आइए, तो हम कहां से वापस जाएंगे जब प्राइम मिनिस्टर ही कह रहे हैं कि कोई आया ही नहीं। तो जाहिर है कि इन बातों पर टीवी डिबेट नहीं करती है, जिस पर सरकार का की कमजोरी है। तो क्या आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि 2019 का जो इलेक्शन था, हर आदमी एक नया लफ्ज निकला है, एक नया फ्रेज आया है, गोदी मीडिया। ठीक है सर, गोदी मीडिया और रोगी मीडिया की हम बात कर रहे हैं। लोग गोदी मीडिया पर कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं सीधे सीधे कहता हूँ मोदी मीडिया। ये सर, लेकिन जब राफेल का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, या जब प्रधानमंत्री मोदी को बहस करने के लिए निमंत्रण दिया, या 2019 का जो कैंपेन इलेक्शन कर रहे थे, एक तरफ स्क्रीन पे राहुल गांधी चलते थे, एक तरफ आधी स्क्रीन पे नरेंद्र मोदी चलते थे। एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री, एक तरफ कांग्रेस का अध्यक्ष। तो क्या वजह रही कि जब कांग्रेस पार्टी जमीन पे थी तो पूरी तरह से मीडिया कवर कर रहा था, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, दूसरे मुद्दे हो। ठीक है, बहुत प्रेशराइज के बाद उठाया, लेकिन उठाया। आप लोग जब सड़क पे उतरेंगे ही नहीं तो ये मुद्दे कैसे उठेंगे?
नहीं, सड़क पर उतरे, राफेल का मामला आया, मगर राफेल का मामला में क्या हुआ? राफेल के मामला में अभी तो राफेल आ रहा है तो उसका स्वागत हो रहा है और फला साहब जा रहे हैं और मंत्री जी जा रहे हैं। राफेल के मुद्दे पर भी मीडिया न्यूट्रल नहीं रहा। मोदी जी ने क्या किया कि राफेल 126 को घटा के उन्होंने 36 कर दिया, 90 राफेल घटा दिया, 1/2 और दाम बढ़ा दिया। 526 करोड़ एक राफेल का दाम था, मोदी जी ने 1670 करोड़ रुपए एक राफेल का दाम किया। पैसा जो सरकारी खजाने से गया वो वही गया। और दूसरे जो बड़ी गड़बड़ी की कि हम लोगों के वक्त में 108 राफेल हिंदुस्तान में बनने थे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जो सरकारी एजेंसी है जो 50 साल से काम कर रही है, उसको हटा के अपने दोस्त अनिल अंबानी जी को 35,000 रुपए का उन्होंने ठेका दिलवा दिया। और हिंदुस्तान की जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो 50 साल से काम कर रही है, उसको साइडलाइन कर दिया। तो उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन मीडिया में अफसोस के साथ कहना पड़ता हूं कि मीडिया उसमें न्यूट्रल ना है, इन सब बातों को डिटेल से नहीं बताया लोगों को। लोग इतना अखबार खोज के पढ़ते नहीं है। टीवी पे अगर आपके सामने दिन रात दिखाया जा रहा है तो ये तो सोशल मीडिया कुछ हुआ है जो थोड़ी सी सच्चाई बाहर आई है। नहीं तो मोदी जी का जो अपना जनरल जो गोदी मीडिया या मोदी मीडिया आप कह लीजिए, उससे तो देश से आज भी सच्चाई उन्होंने छुपाया है। सर, बिहार का इलेक्शन है, क्या चैलेंजेस हैं कांग्रेस पार्टी के सामने? देखिए, बिहार में पिछले 1990 से कांग्रेस हुकूमत में नहीं, लगभग 30 साल हो गए। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो कास्ट की पार्टियां बन गई, जातों की। कांग्रेस अलायंस में है आरजेडी के। पिछले बार नीतीश जी भी आ गए थे। बिहार की आवाम ने यकीन करके वोट दिया था इस अलायंस को। बीजेपी हार गई थी, 14 में मोदी जी जीते और 15 में मोदी जी बिहार में हार गए। 34-35 मीटिंग्स की थी, 40 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है बिहार में। मोदी जी ने 34-35 मीटिंग की थी असेंबली के चुनाव में भी। लेकिन बिहार के लोगों ने उनको नकार दिया। बदकिस्मती ये हो गई कि क्या मामला हुआ खुदा जाने, या सरकार जाने या नीतीश जी जाने, यही तीन को खबर है कि नीतीश जी फिर उन्होंने कहा था कि जमीन में दफन हो जाएंगे मगर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, मगर वो चले गए बीजेपी के साथ। अब जो आने वाला चुनाव है, इस दो चीजों में नीतीश जी की बड़ी बदनामी हुई है उधर। एक तो उनकी जो इमेज थी एक भरोसेमंद आदमी की, वो खत्म हुई। दूसरे, जो मजदूरों के साथ, आने वाले मजदूरों के साथ उनका या उनकी सरकार का जो रवैया रहा, जो उनको तंग करने की, राहुल गांधी जी ने शुरू में ही कहा कि 6,000 रुपया महीना हर आदमी के अकाउंट में डाल लीजिए, जो न्याय योजना है। और 12 छक्के 72, 672 100 की बात है, आप डालते चले जाइए, लोगों को घर के पास रोजगार मिलेगा। अभी रोजगार कारोबार बंद हुआ है। एक तो लोगों को रोका गया घर आने से, घर आने पर भी उनको कुछ नहीं मिला। और दूसरे, कोविड की जो बीमारी हुई तो बिहार में कोविड के अस्पतालों की हालत अच्छी नहीं है। लोगों को बहुत डिससेटिस्फैक्शन है। इत्तेफाक से बाढ़ भी इस बार कुछ आ गई, ज्यादा आम सालों से कम आई है, लेकिन बाढ़ आई। बाढ़ में भी जो सरकार का रवैया है ये सही नहीं है। लेकिन ये मोदी जी के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हैं, और मोदी जी का ये क्वालिटी मानी जाती है कि वो हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं। इसलिए हालांकि मोदी जी के शासन में मेरे अपने हिसाब से सबसे ज्यादा नुकसान बेचारे हिंदू समाज के लोगों को हो रहा है। लेकिन ये जो नफरत फैला के लड़ाने की कोशिश होती है, जिसकी वजह से लोगों को सच्चाई पे जो असली मुद्दे हैं उन पे नजर नहीं जाती है, अवाम का ध्यान नहीं जाता है। अवाम को बहुत आसानी से गुमराह किया जा सकता है, वो गुमराह करने की कोशिश हो रही है। लेकिन नीतीश जी से लोगों की नाराजगी है, इसमें कहीं किसी को इनकार नहीं है। और बीजेपी अगर नीतीश जी की लीडरशिप में जाती है तो एक तो मोदी जी से भी आपने देखा होगा, अभी यूट्यूब पे लाइक्स एंड डिसलाइक्स में 3,60,000
उनको लाइक्स मिले और 10 लाख मोदी जी के अपने मन की बात पे डिसलाइक्स मिले। उसके आरोप बाद है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको करवाया है। हाँ? आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको करवाया है। भाई किसी ने करवाया, पहले भी कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी अभी भी है। उस वक्त मान लीजिए अगर उनकी बात भी सही मान ली जाए तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी की बात लोग नहीं मानते, कांग्रेस पार्टी ने तो कभी उनका साथ नहीं दिया होगा। तो अगर अभी भी उनकी ही बात मान ली जाए तो कांग्रेस के कहने पर उस वक्त नहीं होता था, अब हो गया, तो इसका मतलब कि लोगों के दिल में भी वो बात है। 10 लाइक से उन्होंने बंद कर दिया, लाइक्स डिसलाइक्स कमेंट यूट्यूब पर सब चीज उन्होंने बंद कर दी। उस दिन यही ऑर्डर आया था कि लोगों को पता नहीं चले कि लोग अब मुल्क के मोदी जी को नहीं पसंद करते हैं। तो एक तरफ मोदी जी को नहीं पसंद करते हैं, एक तरफ नीतीश जी को नहीं पसंद करते हैं, उनके कार्यकलाप की वजह से, उनका जो अभी राह अमल रहा है उसकी वजह से। इसलिए हमको उम्मीद है कि हमारा जो अलायंस है वो अच्छा करेगा बिहार। कि आपके जो गठबंधन है आरजेडी में भी बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। जितिन राम मांझी आपके यहाँ से चले गए, उधर से खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार को बीजेपी बाईपास करके रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को प्रमोट कर रही है। तो चाहे इधर का गठबंधन हो या उधर का गठबंधन हो, दोनों तरफ से अच्छी खबरें नहीं मिल रही। देखिए, गठबंधन जब किसी पार्टी को भी अगर ये यकीन हो जाए कि वो अपने बलबूते पे हुकूमत बना लेगी अच्छे कंफर्टेबली, तो कोई पार्टी गठबंधन या जिसको इत्तेहाद या अलायंस कहते हैं अंग्रेजी में, वो नहीं करती है। जब पार्टियों को ये अंदाजा हो सकता है कि हमारा जो मकसद है वो अकेले हम पूरा नहीं कर सकेंगे, तब ऐसे माहौल में अलग अलग पार्टियां इत्तेहाद करती हैं, एक साथ आती हैं। तो जब भी कोई पार्टी इत्तेहाद में आती है वो चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी सीट मिले। अच्छी सीट का मतलब कि जो मिले वो हम जीत जाएं। लेकिन जब हम नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठते हैं, जब बात करने के टेबल पर बैठते हैं, जब राय मशवरा करके फाइनल कोई शक्ल देते हैं, तो मकसद चूंकि एक होता है कि हमको जो हिज्ब मुखालिफ है उसको शिकस्त देना है। तो कहाँ किसका सोशल बेस मजबूत है, कहाँ किसके कैडर्स मजबूत हैं, कहाँ किसके कैंडिडेट मजबूत हैं, इनको ये लेकर के हम साथ, हमारे यहाँ कहीं कोई ये नहीं, जीतन राम मांझी जी वहीं से उन्होंने ही बनाया था चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने, उनसे ना इत्तेफाकी की वजह से इधर आए थे, फिर वो उधर चले गए हैं। अब उधर गए हैं तो सुनते हैं वो रामविलास पासवान जी के खिलाफ कुछ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रामविलास पासवान जी का कुछ उनसे ना इत्तेफाकी है, तो ये उनका मामला है अंदरूनी। हमारे अपने जो अभी का इत्तेहाद है उसमें कहीं कोई चकचुक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जब लीडरान बैठेंगे, वक्त आएगा तो सब मामला हल हो जाएगा, सब मामला तय। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी? मैंने कहा ना कि हर पार्टी की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट और अच्छी से अच्छी सीटों पर लड़े। अलायंस में हमारी ख्वाहिश भी है कि पिछले बार हम 40-41 सीटों पर लड़े थे, इस बार उससे ज्यादा पर लड़े। पिछले बार नीतीश कुमार जी एक मजबूत चेहरा, मजबूत पार्टी की हैसियत से आए थे और एक नई इमेज थी उनकी, तो जाहिर है कि वो अलग हो गए। तो अब जो उनके हिस्से की सीट थी ये अलायंस पार्टनर्स को मिलेगी। इसलिए हमको लगता है कि पिछले बार से हम लोगों को ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा और ज्यादा सीटें मिलेगी। और ये फैसला जब बैठ के आपसी हिंदी में कहते हैं सहमति, तालमेल से हम लोग उसको फाइनल करेंगे। इस तरह राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट या उनके वीडियोस के व्यूज बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की इमेज काफी बेहतर हुई है पहले के मुकाबले में? देखिए, राहुल गांधी जी की इमेज को सोशल मीडिया के जरिए मोदी जी ने खराब करवाया। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। पंजाब में 4-5 साल पहले मैं पंजाब का इंचार्ज था कांग्रेस का, राहुल जी के साथ पंजाब गया था, वो सफर पे थे, मैं वही था। तो मीडिया के साथियों ने पूछा कि आपके बारे में सोशल मीडिया पर ऐसे 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 मोदी जी बीजेपी वाले करवाते हैं। तो उन्होंने कहा राहुल जी ने कि 200-250 लोगों को उन्होंने रखा है पूरी तनख्वाह पर, पूरा मेंटेनेंस करके, पूरा लैपटॉप दे करके। उनका एक ही काम है कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश करके इमेज खराब करने का। लेकिन लोग अब समझ गए, सच्चाई आप थोड़े दिन छुपा सकते हैं,
वो एक बहुत मशहूर हिंदी का डायलॉग है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। यानी जो सच्चाई है वो थोड़े दिनों के लिए परेशान हो सकती है, हार नहीं सकती है। तो राहुल गांधी जी पढ़े लिखे, सुलझे, हम लोगों से तो 50-100 बार बातचीत है, कैंपेन में साथ रहे हैं, बहुत ही आर्टिकुलेट, आपकी बात को सुनेंगे, मगर वो आपसे जिरह करेंगे कि ये ऐसे क्यों नहीं होगा, वैसे क्यों नहीं होगा। आर्टिकुलेट वे में बात करते हैं। और जो जो मुद्दे हाल में उन्होंने उठाए, उन्होंने सबसे पहले कोविड का मामला उठाया। इन्होंने मंत्री लेकिन से सर, लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जितने सादे हैं, राजनीति में इतने सादे लोगों की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जितने मेरे सादे और मतलब भोले हैं, राजनीति में इतने सादे और भोले लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल है, सादे और भोले और साफ सोच वाले लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर मुल्क को आप अय्यारों के हवाले छोड़ दीजिएगा, कभी कभी अय्यार काबिज हो जाते हैं, लेकिन अगर अय्यारों के हवाले, अगर फ्रॉडों के हवाले, अगर 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 शातिर लोगों के हवाले आप समाज को और मुल्क को छोड़ दीजिएगा तो आप मुल्क के हमदर्द नहीं है। हर आवाम चाहती है कि हमारा नुमाइंदा सच्चा हो, हमारा नुमाइंदा साफ सुथरे दिल का आदमी हो, हमारे रहनुमा के दिल में कीना बोग्ज नहीं हो। ये हर आवाम चाहती है कि अच्छा इंसान हमारा रहनुमा हो, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी एक अच्छे इंसान है जो मुल्क की भलाई सोचते हैं। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर की कमियों को उजागर करते हैं। उन्होंने ही राफेल का करप्शन, हर आदमी जानता है, जिस दिन ऑडिट होगी पीएम केयर्स पे उन्होंने बात उठाया। आप रेलवे से 150 करोड़ रुपया लेते हैं, कहते हैं ये प्राइवेट फंड है, हम देंगे नहीं। जितने पीएसयूज हैं जो गवर्नमेंट का पैसा है, जिसमें उससे आपने चंदा ले लिया पीएम केयर फंड में, आप कहते हैं कि हम हिसाब नहीं देंगे। रेलवे आप बेच रहे हैं, कह के आए क्या? रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। 6 एयरपोर्ट अभी तक अदानी जी को चले गए और 14 एयरपोर्ट की और जाने की चर्चा है। तो जाहिर है कि अदानी जी किसके सबसे नजदीक है? सारी चीज मुल्क के लगता है अदानी जी को, रेलवे हो ये हो, हवाले करते चले जा रहे हैं। तो मुल्क के लोग, ये राहुल गांधी जी ने इस पर आवाज उठाई, कोविड पर राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, चीन के मामले में राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। ये उनके जाती मफाद का नहीं है, ये मुल्की मसाइल हैं जिसके बारे में राहुल गांधी जी बात उठा रहे हैं। मीडिया को ब्लैकमेल करके, मीडिया को लालच देके आप सच्चाई बहुत दिनों तक आवाम से नहीं छुपा सकते हैं। बेरोजगारी जाएगी तो आप टीवी पे रोजगार की बात बोलते रहिए, और गांव में लोग बेरोजगार है, शहरों में हमारे नौजवान बेकार हैं, किसान खुदकुशी कर रहा है। पिछले 1 साल में लगभग 42,000 किसानों ने और मजदूरों ने खुदकुशी की है इस मुल्क में। ये टीवी ये सोशल मीडिया ही बता रहा है, ये टीवी चैनलों ने नहीं बताया है इस मुल्क को। लेकिन जब सच्चाई लोग जानने लगेंगे और जमीन पर सच्चाई नजर आने लगी है, तब मोदी जी से लोग हिसाब किताब करेंगे, तब ये उनका ये टीवी चैनल, ये मीडिया किसी काम नहीं आएगा। सर, बिहार में बाढ़ का एक बड़ा मुद्दा है। कहा यह जाता है कि टेनेसी नदी का फार्मूला पंडित जवाहरलाल नेहरू ला करके बंगाल में उन्होंने इंप्लीमेंट किया था और बंगाल को परमानेंट बाढ़ से निजात मिल गई। तो क्या बिहार वालों के लिए भी कोई ऐसा फार्मूला है कांग्रेस पार्टी के पास? देखिए, है फार्मूला। मैं आपको बताऊं कि पैसा उसमें बहुत लगेगा। नेपाल से निकलने वाले, आमतौर पे उत्तर बिहार में जो सैलाब आता है वो नेपाल से निकलने वाली नदियों के जरिए आता है। एक बार जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट थे तो मैं गया था उनसे मिलने के लिए। उन्होंने जैसे ही, चूंकि कौन एमपी मिलने आ रहा है, कौन मिनिस्टर मिलने आ रहा है, उसका बायोडाटा, वैसे मेरी मुलाकात उनसे पहले से भी थी, लेकिन बाकायदे मिनिस्टर की हैसियत से मैं मिलने गया था। तो जैसे इलाका बताया उन्होंने, एक पूरी स्कीम उस पर कि ऐसे नेपाल से पानी आता है, ऐसे यहाँ रिजर्वायर बने, यहाँ डैम बने, तो हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हजारों हजार एकड़ जमीन हर साल हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, लोग बेघर हो जाते हैं। लेकिन उसमें है कि पैसा बहुत लगेगा, और उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतना वर्ल्ड स्टेचर था कि वो कई, हम लोग डैम जानते हैं, मसान जोर है, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से अपनी जाती दोस्ती की वजह से वो वहां के लिए पैसा लाए थे। मोदी जी के साथ ये मसला क्या है कि मोदी जी कम्युनिकेट अच्छे से फॉरेन लीडर्स के साथ नहीं करते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, गले मिल लेते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को ये इंप्रेशन देते हैं कि मैं बड़ा फ्रेंडली हूं इन लोगों से,
लेकिन एक तरह से जाती ताल्लुकात उनके नहीं है इन लोगों से, जिसकी वजह से जो फॉरेन एड्स मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के अपने इससे, ठीक है एफडीआई की बात है, एफडीआई कमी हो गया, एफडीआई का तो अपोज ही करते थे ये लोग, बात करने लगेंगे तो घंटों बात होती रहेगी। तो एक प्लान है, उसमें अगर पैसे का इंतजाम हो तो एक प्लान बन सकता है कि नेपाल से निकलने वाली, नेपाल ऊपर में है, उससे जो पानी निकलता है वो सीधे हमारी तरफ, जब तक उनको काम रहता है वो काम लेते हैं, बाद बाकी पानी या तो रिजर्वायर अगर बन जाएगा, डैम्स अगर बन जाएंगे तो बहुत ये होगा। लेकिन वो काफी बड़ी स्कीम है, हमको लगता है कि आज से 15-20 साल पहले वो 92 लाख करोड़ रुपए की स्कीम थी, जो अब और बढ़ गई होगी ज्यादा। तो जाहिर है कि उतना पैसा भी नहीं है, पैसा होगा तो भारत सरकार और राज्य सरकार को मिलकर उस पर पहल करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।